अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौजी झड़पों के बाद कतर की सालिसी में जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है, जिसके तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। मुज़ाकरात में यह भी तय पाया है कि हफ्ते को इस्तंबुल में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का पहला दौर कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में हुआ। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की, जबकि DGISI और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक समेत आला सिक्योरिटी हुकाम भी उनके हमरा थे। अफगान वफ्द की सरबराही अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुला मोहम्मद याकूब ने की। यह मुआहदा कतर और तुर्की की मुश्तरका सालिसी में तय पाया है, जिसके बाद एक बयान में कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर दोहा में मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासत कतर और जमहूरिया तुर्की ने सालिस का किरदार अदा किया। इन मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक़ फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए और दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया जाए। दोनों फरीक़ों ने यह भी तय किया कि आने वाले दिनों में मज़ीद मुलाकातें की जाएंगी ताकि जंगबंदी के तसलसल को यकीनी बनाया जा सके और इस पर अमल दरामद को काबिल भरोसा और देरपा तरीके से परखा जा सके, ताकि दोनों ममालिक में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मदद मिले। उम्मीद है कि कतर की जानिब से ये अहम कदम दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने में मुआविन साबित होगा और ख़ित्ते में पायदार अमन की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। इस मुआहदे के बाद एक्स पोस्ट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तंबुल में दोबारा वफूद में मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों ब्रदर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कतरी TV अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अफगान वज़ीर दिफा याकूब मुजाहिद ने तस्दीक की कि मुज़ाकरात का अगला दौर 25 अक्टूबर को तुर्की में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कतर और तुर्की ने मुआहदा बरकरार रहने की ज़मानत दी है, जबकि पाक अफगान हालिया झड़पों में छुपे हुए भारतीय किरदार से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह दावा बेबुनियाद है। कतर, तुर्की, सऊदी अरब और चीन ने पाक अफगान जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया है, जबकि अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद भी खुलने का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम ने सरहद खोलने पर इत्तफाक कर लिया है। अगर कोई और तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। बलूचिस्तान में चमन और खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान और अंगूर अड्डा बॉर्डर आज 9वें रोज़ भी बंद हैं। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तिल है। दोनों तरफ फंसी पाक अफगान और ट्रांजिट ट्रेड की सैकड़ों गाड़ियों में फल और सब्जियां खराब होने लगी हैं। लेकिन अब ज़राए के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के बाद तोरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। कस्टम स्टाफ को फौरी तौर पर तोरखम टर्मिनल पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स तोरखम टर्मिनल पहुंचा दिए गए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा साहब हमारे साथ। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर हालात भी ख़राब हुए और तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, उनकी तरफ से भी हुआ, हमारी तरफ से भी। आपने भी सख्त बयानात दिए। जो मुलाकात हुई और क्योंकि ख़बर यही है कि बहुत तवील हुई, उसके बाद ये मामला तय पाए, तो उसका माहौल कैसा था? क्या वहाँ पर भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ या एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और खुलकर बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ैब, माहौल में तल्खी नहीं थी। बिल्कुल आपको जो माहौल में एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था जो माहौल को सीरियस और एक बिजनेस लाइक जिसने बनाया हुआ था, वो कतर की और तुर्की की जो डिग्नेटरीज थी, जो उनकी प्रेजेंस थी और उनके साथ उनके असिस्टेंट्स भी थे। तो वो चार जो रुखी एक किस्म का एक था। एक तरफ हम बैठे हुए थे, एक तरफ आमने सामने अफगानिस्तान और हम बैठे हुए थे, एक तरफ कतर के जो दोस्त बैठे हुए थे, एक तरफ तुर्की के दोस्त बैठे हुए थे। तो माहौल में तल्खी नहीं थी। किसी स्टेज पे भी कोई तल्खी नहीं आई, क्योंकि बाद में जो नेगोशिएशंस होती रही हैं उसमें जो टू एंड फ्रो जो है वो तुर्की का वफ्द जो है ना वो किरदार अदा करता रहा है। जहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन होती थी ड्राफ्ट के ऊपर, वो हम रेज करते थे। जो उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन होती थी तो वो उधर जाते थे। तो ये एक किस्म की एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है शटल डिप्लोमेसी जो है ना वो होती रही। इसलिए जो इख्तलाफी पॉइंट थे उनके ऊपर कोई आप कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन का को मौका भी मुयसर ना हुआ कि जिसके ऊपर जो है कोई बहस तमहीज़ हो सकती।
बहस तमीज़ जो है और उसमें अमेंडमेंट्स जो हैं, ये इम्प्रूवमेंट जो है, डिलीशन जो है, वो सारी की सारी जो है कतरी दोस्तों और तुर्की के दोस्तों के ज़रिए जो है होती रही। डायरेक्ट जो है वो उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन जो हुआ है, जिस वक्त ओपन हुई है, बातें ओपन हुई हैं, उसमें उन्होंने भी बात, मैंने भी बात की, उन्होंने भी बात की, जो एक फॉर्मल सिलसिला था। उसके बाद जो है वो इस तरह हम इनडायरेक्टली एंगेज रहे। कहीं कहीं जो है हमारे जो डेलीगेशन के लोग थे वो बहुत कम वो डायरेक्टली भी एंगेज हुए, लेकिन सारी एंगेजमेंट जो है वो तुर्की और कतरी दोस्तों के जरिए जो है वो होती रही। जो है जो फाइनल ड्राफ्ट बना, जो में एक सफ़े का है, बल्कि एक सफ़े के ऊपर 4 पैराग्राफ हैं, और पैराग्राफ्स जो हैं वो 3-3, 4-4 लाइनों के पैराग्राफ है। मुख्तसर सा ड्राफ्ट है, लंबा ड्राफ्ट नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे एक बड़ा लंबा ड्राफ्ट किसी ने कुछ जाली किस्म का बना के चलाया हुआ है, और उसमें उन्होंने किसी और मुल्क का नाम दिया हुआ है। भाई हम दोस्त लोग जो हैं अपने अपने जो है मुतबर अपने आप को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे करते हैं। मुख्तसर सा उसका ड्राफ्ट है, और जो उसकी डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जो है जो सेशन होना है दूसरा, उसमें जो मैकेनिज्म है, डिटेल्स नहीं मैकेनिज्म है कि वो जो 3-4 चीज़ें हमने एग्री की हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, उन पे अमल दरामद कैसे होना है, वो तुर्की में होगा। और हो सकता है जो वो ये सिलसिला जो है हमारी डेलीगेशन ही कर लें। जाने की ज़रूरत जो है उसी दिन पड़े जब को फाइनल सिग्नेचर्स वगैरह की वहाँ पे। और मुझे बताएगा कि जब आप कल हुआ है वो उसके ऊपर सिग्नेचर जो है। जी, तो ख्वाजा साहब आपने, क्योंकि पहले 2 दफ़ा हुआ तो आपने कहा था कि आपको बड़ा शक है कि ये स्टैंड करेगा, और ज़ाहिर उसके बाद हालात ख़राब भी हुए। अब जबकि आप खुद बराह रास्त तौर पर शरीक थे, तो अब भी आपको शक है या अब आपको लगता है कि ये सीज़ फायर स्टैंड करेगा? जो मैंने पहले कहा था, मैं उसकी जगह मैं एक फ्रेज इस्तेमाल करूंगा कि मेरा ऑप्टिमिज्म है, गार्डेड ऑप्टिमिज्म है। मैं उम्मीद ज़रूर रखता हूं, लेकिन उम्मीद के साथ साथ जो है मोहतात भी हूं। ज़्यादा उम्मीद जो है वाबस्ता जो है इस वक्त हालात जो हैं वो उम्मीद ज़्यादा वाबस्ता करने की जब एविडेंस सामने लेके आएंगे हालात जो है, तो फिर ही जो है कंक्लूसिव बात की जा सकती है। अभी इट इज़ टू अर्ली। उम्मीद तो ज़रूर लगानी चाहिए, उम्मीद के बगैर जो है काम चलते नहीं है। लेकिन जो हम इस वक्त मोहतात रह रहे हैं, लेकिन उधर से जो, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, के वो एक जो उनकी जो हुकूमत है, काबुल में हुकूमत है या दूसरे जो उनके इन्फ्लुएंस के जो सेंटर्स जो हैं, उसकी वजह से वहाँ पे मुख्तलिफ आवाज़ें ऑलरेडी आ रही हैं इस वक्त भी। जो है अपना अपना जो है वो जो इन्फ्लुएंस जो है वो सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप कि वो एक यूनिफाइड हुकूमत बन के जो है हमारे साथ ये कंक्लूड करें। ये ना हो कि कल कहेंगे जी फलाने शहर वाले जो हैं वो ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, या वो कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। इस किस्म की जो है बातों की तो नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज जो है। तो आई अगेन से कि मैं आई एम वेरी ये आम बात है। इन मुज़ाकरात के बाद अगर वहाँ से एक आध अग्रेसिव स्टेटमेंट आया भी है तो पाकिस्तान का बड़ा मेजर रिस्पांस उसके बाद रहा है, मगर वहाँ से अग्रेसिव स्टेटमेंट के साथ इस बात को फिर भी दोहराया जा रहा है कि जी हम क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है या अफगान सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ। नाउ अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या होता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि लास्ट टाइम तो हुआ, अगर वाक़या हुआ पाकिस्तान ने जो है वो जवाब दिया और मिसाइल दागे। अब क्या पाकिस्तान सालिसों से कहेगा कि कतर से या तुर्की से कि जी अब आप देखिए और आप इंटरवीन कीजिए और बात कीजिए, क्या होगा? मेरा अपना ख्याल है, मैं ये चीज़, ये जो मैकेनिज्म है उसके अंदर जो है ये चीज़ डिसाइड होगी। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जो अंदाजे के साथ कि अगर कोई वायलेशन होती है तो डेफिनेटली ये दो ब्रादर मुल्क जो हैं इनको कहा जाएगा कभी ये वायलेशन हुई है और ये जो है इसकी जो है ये बढ़ सकती है बात, जो है ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। आप जो है जो जिस साइड ने जो है वो वायलेशन की है
उनको उनको जो जो भी तय होगा, ये सारी चीजें जो है, ये मैकेनिज्म जो है, इसको इसको इन्फोर्स करने का, इस एग्रीमेंट को, ये 25 को जो मीटिंग है, हो सकता है 25 को भी हो, 26 को भी हो, 27 को भी हो, कुछ देर लग जाए, लेकिन 2-3 दिन में फाइनलाइज वो भी हो जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मैकेनिज्म के जरिए ये इन्फोर्स होगा इंस्टेंटली, जो है उसका रिस्पांस जो है, उसकी मैं पॉसिबिलिटी फिलहाल, क्योंकि ये चीज़ अभी फाइनलाइज होनी है, उससे मैं एहतियात करूंगा उसके ऊपर जो है जवाब देने से। क्योंकि हम ये भी ना कि इनके दहशतगर्दों के भी बहुत ज़्यादा धड़े हैं। अगर कोई दहशतगर्द सूरत हाल ख़राब करने के लिए कोई कार्रवाई करता है तो क्या मैकेनिज्म होगा ये जानने के लिए कि जी इसको अफगान तालिबान की पुष्टपनाही हासिल थी, या एक लीकेज हुआ है, या किसी ने कार्रवाई की है साजिश के तहत हालात ख़राब करने के लिए, तो पैमाना ये सारे मामला तय किए जाएंगे। जरूर, ये आपकी बात बड़ी रेलेवेंट है कि फर्ज करें वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इंडिया जो है इस एग्रीमेंट को सैबोटाज करने के लिए वहां पे जो उनके इन्फ्लुएंस में लोग जो हैं, अभी बड़ा रिसेंटली मुत्तकी साहब जो है बड़ा प्यार मोहब्बत वाला टूर करके आए हैं वहां पे, लाड प्यार वहां पे बहुत हुआ है। तो इस किस्म के जो चीजें जो हैं, ये दे कैन डैमेज, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बोथ द पार्टीज, काबुल भी और इस्लामाबाद के लिए भी हो सकता है। लीडरशिप जो है टीटीपी की सारी इस वक्त जो है अफगानिस्तान में है, यानी अहकामात वो वहीं से लेते हैं और इस बात की एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल एविडेंस मौजूद है, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि जो खदशा जो है इसका अभी से इजहार कर रहा हूं कि इस किस्म की सिचुएशन अराइज हो सकती है कि वो कहें जी कि वो तो पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक 100% नहीं, 200% उनका हर जहां पे जो धमाका होता है उसके साथ उनका ताल्लुक होता है। ये जो बयान देते हैं ना जी हमारे यहाँ पे तो टीटीपी कोई नहीं है, टीटीपी की पूरी जो सारे के सारे फैक्शंस जो हैं उनकी लीडरशिप वहां पे बैठी हुई है, उनके पास घर हैं, उनके पास फैमिलीज हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और उन ट्रेनिंग कैंप्स में बहुत सारे अफगान भी हैं, बल्कि अफगानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये बातें सारी जो मैं कर रहा हूँ, ये अल्टीमेटली ये बातें जो है वहां पे इस्तांबुल में टेकअप की जाएंगी जो है इंशाल्लाह। साहब, और मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तो ज़ाहिर है एक बहुत ज़्यादा दोस्ती है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है तुर्की के साथ भी, कतर के साथ भी, इकनॉमिक कोऑपरेशन भी है, पाकिस्तान पासदारी करता है जो बात इन रहनुमाओं के साथ की जाए। आपको क्या अफगान तालिबान के ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस या ताल्लुक़ नज़र आया कि वो बात मानेंगे अगर कतर में या तुर्की के आगे और इनकी सालिसी में वो कोई अपना वर्ड दे रहे हैं या कोई किसी मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान के ऊपर, दोनों ममालिक का। खुसूसन कतर का तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। कतर उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, मुश्किल वक्तों में उनके काम भी आया हुआ है कतर। उनकी वहाँ पे सेंटर भी था, उनका दफ्तर भी वहाँ पे था, जो अफगान तालिबान है उनका भी था। और ऑब्वियसली हमने तो नेगोशिएट जो किया है अफगान तालिबान के साथ किया है ना, हमने तो जो टीटीपी है उसके साथ तो नेगोशिएट नहीं किया। मैं यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई कर दूं आपके प्रोग्राम के तफसद के, कि ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान ने कहा था तो तब बात नहीं की थी और आप उनसे बात की, हमने टीटीपी के साथ बात नहीं की, हमने टीटीए के साथ बात की है, अफगान तालिबान के साथ बात की जिनकी वहां पे हुक्मरानी है इस वक्त, और उनके साथ जो है हमारे इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हैं, और भी मौलिक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हैं। वो रिकग्नाइज आप फॉर्मली जो है इंटरनेशनली नहीं हुए, लेकिन इस वक्त तो हुक्मरान है वहां के। लेकिन टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की इमरान खान, जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो हमारी आबादी के कातिल जो हैं, जिन्होंने ये सारी वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए ये, और उन्हीं को ला के यहाँ पे बसाया गया जो है, जो 3000 या 4000 यहाँ पे लाए गए जो है। हम टीटीए के, मैं ये आपके प्रोग्राम में ये बड़े वादे बता रहा हूँ कि हम टीटीपी के साथ कतई तौर पे नेगोशिएट नहीं करेंगे, और नाम करने की किसी कोई वजह है। हम टीटीए के साथ कर रहे हैं, जो अफगान तालिबान है जो इस वक्त वहाँ पे हुक्मरान है। मुल्ला यकूब जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है, एक अपना कद काठ है। उनके साथ जो लोग आए हुए थे वो रेकग्नाइज किस्म के तालिबान, जिन्होंने स्ट्रगल में जो है हिस्सा लिया हुआ है, जो नेटो फोर्सेस के खिलाफ स्ट्रगल थी।
तो इसलिए मैं आपके ज़रिए नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक दो दिन से बयानात आ रहे हैं जी कि जब इमरान खान कहता था उस वक्त बात नहीं की, अब बात की। हमने बिल्कुल अभी भी बात नहीं की। जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे हम, जो है इंशाल्लाह। वैसे मुझे ये बताएगा कि एक मामला जो इशू ही नहीं था, क्योंकि मामला तो ये हो रहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, मगर कतर की तरफ से जो पहला प्रेस रिलीज आया उसमें टेंशंस ऑन द बॉर्डर का वर्ड था, और फिर ऑन द बॉर्डर के बाद एक और स्टेटमेंट अपडेट होकर आया जिसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी हो गई कि जी कतर ने तालिबान की बात जो ड्यूरन लाइन के हवाले से है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये बात की। जो इशू डायलॉग का हिस्सा नहीं था वो एक इशू बन गया। ये क्या मामला हुआ? आप जो बात आप कह रहे हैं सही है बात। ये वहां पे बात नहीं हुई। बार बार उस ड्राफ्ट के अंदर जो है बॉर्डर का लफ्ज जहां जहां भी आया उस ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन ड्राफ्ट के मैं जो डाइवर्ज नहीं कर सकता उसके कंटेंट्स जो हैं। और उसमें जो ये जो बयान आया है कतर का जो है, इसका ड्राफ्ट के साथ या जो एग्रीमेंट हमने साइन किया उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका बयान है, और उनके बयान में पहले बॉर्डर का लफ्ज था, फिर वहां पे बड़ा इंसिस्ट किया उन्होंने कि जी आप बॉर्डर का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए डिस्प्यूटेड है, और ये जो है इससे आपकी जो एक सालिस की जो हैसियत है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उसकी वजह से उन्होंने किया, दैट इज बिटवीन देम। लेकिन वो एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कथित तौर पे कोई इफेक्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी एक लेवरेज बरकरार रखने के लिए उनकी बात मानी है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। जो इम्प्लीकेशंस जो ली जा रही हैं वो इम्प्लीकेशंस नहीं है। अब एक और इशू ये है कि क्या उनकी तरफ से भी कुछ आप लोगों से शिकायतें की गई कि जी हमारी भी ये फहरिस्त है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इनको एड्रेस करे, और आपने क्या कमिटमेंट दी अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ? देखिए हमारा तो ये सारा झगड़ा तो जो है वो तो उनके हमारे ग्रीवेंसेस हैं। हमने तो कोई ऐसा मसला इंडिया की बात हुई है वहां पे, तो हमने कहा जी इंडिया का ये स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो जिससे मर्जी रखें, जो है वो ताल्लुकात जो है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इनफॉर्मली बात होती रही वहाँ पे, फॉर्मली बात नहीं हुई। और हमने जो है उनके लिए हमेशा अच्छी ख्वाहिशात ही रखी हैं, माजी में भी रखी हैं, और उस ख्वाहिशात की एविडेंस जो है वो तारीख में 30-40 साल की तारीख में जो है बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है। हिंदुस्तान ने तो उनको पनाह नहीं दी। जो लाखों लोग जो है, मिलियंस ऑफ पीपल हु वर हियर फॉर 40 years और 45 years, दे वर इन ऑन पाकिस्तानी सॉइल। आपके और मेरी सरजमीन के ऊपर वो रह रहे थे, नहीं रहे हैं। इस वक्त भी जो है 3.5-4 मिलियन लोग जो है बस रहे हैं यहाँ पे, जिनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी कि आप ऑनरेबली भेजें उनको, इस तरह की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनको नहीं लेंगे, इस किस्म की कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ जो है एक आप कैसे हैं तमाम हुज्जत के तौर के ऊपर जो है बात की है कि जी इनको हम बिल्कुल ऑनरेबली हम उनको भेज रहे हैं। कि कहीं भी आपको एक वाकया भी कहीं नजर आया होगा। आप अगर देखें तो ईरान में जो है वाकयात हो रहे हैं, अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं, वहाँ पे क्लैशेस भी हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह हमने उन्हें इज्जत के साथ मेहमान रखा है, उसी तरह इज्जत के साथ रुखसत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब हमारे साथ थे। हफ्ते को अब एक और राउंड होगा जिसमें जो मामलात हैं कि किस तरीके से ये मुआहदा आगे बढ़ेगा और इसकी पासदारी की जाएगी वो तय पाएंगे। सालिसी 2 ममालिक कर रहे हैं, 2 ममालिक तुर्की और कतर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, और अहम खबर है उसकी तफसीलात आपके सामने। इमरान खान के नामजद करदा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ओहदा संभाले हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक उनकी काबीना नहीं बन सकी है और ना ही सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो सकी है। और आज एक बार फिर सुहेल आफरीदी ने वादे किया कि वो इमरान खान से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील देंगे। एक तरफ जहां काबीना की तश्कील का मामला हल नहीं हो सका है, वहीं सुहेल आफरीदी जुमे को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम इजलास में भी शरीक नहीं हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान से गाइडलाइन लिए बगैर इजलास में शिरकत अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। इसके अलावा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देने के लिए सुहेल आफरीदी को फ़ोन किया तो सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म से बात की और हल्फ लेते ही इमरान खान से मुलाकात के लिए वफाक
और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिखा और मुलाकात के लिए इंतजाम करने की दरख्वास्त की और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया आफरीदी को भी खत लिखा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की, मगर इस सब के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज़ की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला ताख़ीर का शिकार है। सूबा वज़ीर आला के हल्फ के बाद भी 6 दिनों से बगैर काबीना के चल रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना ना होने की वजह से अहम पॉलिसी फैसले रुक गए हैं, कुछ अहम मंसूबों की मंजूरी भी रुक गई है। खबर के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे में काबीना ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है कि वज़ीर आला रवा हफ्ते इमरान खान से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान से मुलाकात की करारदाद मंजूर कर ली गई है। हुकूमती रुकन उबैदुर रहमान ने असेंबली में इमरान खान से मुलाकात की करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया है कि वज़ीर आला सूबे की फलाह के लिए इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। वज़ीर आला की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उनकी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी सुहेल आफरीदी ने कहा कि इमरान खान से मिलूंगा तो काबीना तश्कील हो जाएगी। क्या कहेंगे सर, काबीना तश्कील नहीं दी जा रही? इंशाल्लाह इमरान खान से मिलूंगा तो तश्कील हो जाएगी। काबीना डिस्कस नहीं हुई, इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करूंगा। इम्कान नहीं है तो इम्कान बनाएंगे इंशाल्लाह। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुहेल आफरीदी की इमरान खान से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उबैद सिलसिलज़ई की खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से अली बुखारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और कहा कि वज़ीर आला की इमरान खान से जेल में मुलाकात की पटिशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतअद्दिद एतराज़ात आयद कर रखे हैं। एतराज़ है कि इस हवाले से पहले ही एक अदालती फैसला आ चुका है। यह भी एतराज़ है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सूबाई काबीना के फैसले के बगैर कैसे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि यह एतराज़ नहीं बनता क्योंकि अभी तो काबीना बनी ही नहीं है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ माहम कुरैशी के मुताबिक एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की मुलाकात से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात हटा दिए गए हैं और उम्मीद है 23 अक्टूबर को इमरान खान से मुलाकात का हुक्म दे दिया जाएगा। आज सुहेल आफरीदी ने सूबाई असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने पुलिस के लिए जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की हैं वो नाकिस और नाकारा हैं। फैसला किया है कि इन गाड़ियों को वापस करेंगे। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि अगर मैं अपने लीडर से मिलने के लिए चीज़ों का बॉयकॉट करता हूँ तो ये अगर टकराव है तो मैं बार बार ये करूँगा। इमरान खान से मिलने के लिए तमाम कानूनी तरीक़े आजमा रहा हूँ और अगर फिर भी मिलने नहीं दिया गया तो अवाम के पास जाऊँगा। गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है। मेरे सूबे की पुलिस और CTD बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तस्दीक मैं समझता हूं कि है कि उनको ये हम वापस करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे। अगर अपने लीडर, अपने कायद, उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं, अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। जितने भी कानूनी तरीकेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूं। मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करें फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा। कोई 400 की अवाम के पास जा रहा हूं, 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूं, इतवार के दिन करक जा रहा हूं और आगे काला अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। इसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि ये आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। ये दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड गाड़ियाँ हैं। तमाम चीज़ें लेने से इनकार नाबालिगी, नापुख्तगी
और ये इरादा भी लगता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। ये गाड़ियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या खतरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। यही गाड़ियां वफाकी वुज़रा, अहम तरीन पाकिस्तान के अदारों के अफसरान और इसी तरह के खतरनाक इलाकों में दहशतगर्दी की ऑपरेशन में पहले भी इस्तेमाल हो रही हैं। कि एक नाबालिग वजीर आला लगा दिया गया है जो अभी इतना पुख्ता ही नहीं है कि उसको किसी वजारत पे बिठाया जाए, वजारत आला तो दूर की बात, और केपी के लोगों से कोई बदला लेने के लिए इस तरह का आदमी को सीट पे बिठाया गया है। तमाम चीजों से लेने से इनकार, नाबालगी, नापुख्तगी, बचगाना सोच के साथ ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ पेशावर शकील फरमान अली। शकील, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त क्या हो रहा है काबीना के हवाले से? सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं कि मुलाकात हो जाए और आगे बढ़ें, या कुछ अपनी तरफ से भी कुछ फैसले वो तब्दील करना चाहते हैं, काबीना में कुछ तब्दीलियाँ चाहते हैं वज़ीर आला? देखें, बिल्कुल अगर आप कहें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब जो है वो बानी PTI से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुलाकात हो और उसके बाद जो है वो उनसे मशावरत के बाद जो है काबीना का ऐलान करें। देखें, अब तक जो अडियाला जेल से एक जो है पैगाम आया है और वो पैगाम सिर्फ मुशीर ख़जाना जो है साबिक मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से आया है कि उनको जो है काबीना का हिस्सा बनाया जाए। तो वो तो जो है नई काबीना जो होगी उसका हिस्सा होंगे। और दूसरे जो अरकान हैं, सोहेल आफरीदी साहब चाहते हैं कि वो कुछ काबीना में नए चेहरे लेकर आएँ सामने, तो उस हवाले से वो मुशावरत करना चाहते हैं। कुछ जो है साबिक काबीना के जो अरकान हैं वो भी जो है आइंदा काबीना में होंगे, उनका मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। जो नए चेहरे वो लाना चाहते हैं वो जो है बानी PTI से डिस्कस करना चाहते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ दड़े हैं वो लॉबिंग कर रहे हैं कि उनके अरकान असम्बली जो है उनको जो है काबीना का हिस्सा बनाया जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब जो हैं जो वो उनकी ख्वाहिश ये है और उनकी कोशिश भी ये है कि वो बानी PTI से जाके जो है कैबिनेट डिस्कस करें और जो फिर नाम वो बाहर लेकर आएँ वो नाम वो अनाउंस करें, तो बहुत ज़्यादा जो है तो उन पर तनकीद भी नहीं होगी और पार्टी में तकसीम भी नहीं होगी। वो अलग ऐलान कह देंगे कि ये नाम जो है बानी PTI के मंजूर शुदा हैं। तो सर फहरिस्त यही बात है कि बानी PTI का जो है क्या इसकी वजह ये कि वो चाहते हैं कि उनकी काबीना अलग नज़र आए अली अमीन गंडापुर की काबीना से, या कुछ और मामलात हैं? क्योंकि कुछ लोग जो कि अली अमीन गंडापुर की बैड बुक्स में थे उनको वो चाहते हैं कि वो सामने आए। हालांकि खुद सोहेल आफरीदी साहब के अच्छे ताल्लुकात थे अली अमीन गंडापुर साहब से, मगर ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके अली अमीन गंडापुर से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल, देखें, और वही ग्रुप जो है जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, वही कोशिश कर रहे होंगे कि उनके जो है अजीज़ और जो है उनके अरकान जो उनके करीबी हैं उनको काबीना का हिस्सा बनाया जाए। जैसा देखिए फैसल तरकई साहब हैं, वो शहराम तरकई साहब के भाई हैं, वो इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने। आकिबुल्ला साहब हैं, वो असद कैसर साहब के भाई हैं, उन्होंने भी जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। इसी तरह जो है शकील खान साहब जो हैं उनको जो है काबीना से हटाया गया था मुबैन तौर पर उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा के। तो देखें, अब अगर जो है उन लोगों को वापस लिया जाता है तो इससे तो यही तासुर जाएगा कि अली अमीन साहब ने जिन लोगों को हटाया उनको सोहेल आफरीदी साहब जो है वापस लेकर आए। और इसके अलावा जो है मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब जो है चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे जो हैं उनको लेकर आएँ ताकि वो एक ऐसा चेहरा बताएं कैबिनेट का कि वो ये कह रहे थे, आज भी देखें उन्होंने कहा है कि अब आवाम को हकीकी तब्दीली नज़र आएगी। तो वो चाहते हैं कि ऐसी कैबिनेट लेकर आएँ जिसमें जो है पार्टी में तकसीम ना हो। और उनके लिए देखें बड़े चैलेंजेस हैं। इब्तदाई तौर पे जो है उनको पैगाम मिला भी हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि 7 से 8 जो हैं वज़रा जो नाम है उनको कम्युनिकेट किए गए होंगे और उनको किए गए हैं, और वो अब जो है उन नामों को उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ है। और जो है आप देख लें कि मीडिया जिससे भी वो यही कह रहे हैं कि अभी हमने इस हवाले से सोच नहीं की काबीना के हवाले से। इमरान खान मेरी अपनी इत्तलात ये है वो कि दिखाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की है। मंजूरी से ये नाम आया है। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली हमारे मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। FBR को सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। रवा माली साल के 3 माह के जो आदाद व शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक टैक्स वसूली में 198 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और FBR ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की तारीख में एक और तोसी कर दी है। टैक्स रिटर्न्स अब 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBR ने टैक्स से बचने वालों और मिस डिक्लेरेशन का सुराग लगाने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का फैसला किया था ताकि मशकूक अफराद के FBR में
डिक्लेयर्ड असासों और आमदनी काउंट की तर्ज ज़िंदगी से मवाजना किया जा सके। FBI ने इनकम टैक्स इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट में लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल कायम किया है, जिसका मकसद ऐसे अफराद की निगरानी करना है जो सोशल मीडिया पर अपनी पुरतायुश ज़िंदगी की नुमाइश करते हैं मगर टैक्स रिटर्न्स में अपनी आमदनी और असासे बहुत कम जाहिर करते हैं। नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक FBI ने ऐसे कई अफराद का सुराग लगा लिया है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मुतल्लिका टैक्स पेयर ऑफिस के साथ शेयर कर दी गई हैं और टैक्स की रिकवरी के लिए एक्शन लेने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मेहताब की जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक FBI के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने 20 ऐसे केसेस का सुराग लगा लिया है जिनमें मज़कूर अफराद के पास करोड़ों रुपए के असासे और गाड़ियां हैं। वो बार बार बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं मगर उनके टैक्स रिटर्न्स में बहुत ही कम असासे जाहिर किए गए हैं। इस हवाले से 3 क्लासिक मिसालें भी सामने आई हैं। एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल व्लॉगर ने 2020 से 2025 तक मुसलसल लग्जरी बैनुल-अक़वामी सफ़र किए। उन्होंने सेशल्स, मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई, फिलिपाइन, स्पेन और नीदरलैंड के कई विजिट किए। 2023 में वो तुर्की, बरतानिया, मालदीव और जॉर्जिया गए। 2024 में उन्होंने यूरोप और मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों का सफ़र किया जिनमें सऊदी अरब, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल, हंगरी, फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इसी तरह 2025 में वो स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस, सऊदी अरब, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक गए मगर उनके असासों की स्क्रूटनी पर FBI को पता चला कि उन्होंने सिर्फ 4,90,800 रुपये की आमदनी जाहिर की है और अखराजात सिर्फ 3,90,000 रुपये और कुल असासे 10,90,800 रुपये बताए हैं। हालांकि सेशल्स में उनकी लग्जरी वेकेशन के शवाहिद मौजूद हैं और साथ ही बैरून मुल्क कई विजिट्स के सबूत भी मौजूद हैं और इससे बड़ी हद तक आमदनी छुपाना जाहिर होता है। खबर के मुताबिक दूसरे केस में FBI के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने 18 करोड़ 5 लाख रुपए के छुपाए गए असासों का पता लगाया है। ये शख्स जनूबी पंजाब के एक सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखता है। अवामी तौर पर दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक इस शख्स के पास 4 कीमती गाड़ियाँ हैं मगर उनमें से कोई भी इसने अपने टैक्स रिटर्न्स में जाहिर नहीं की और ना ही उनके वालिद के टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की गई। इन गाड़ियों में 2019 मॉडल की एक महंगी गाड़ी भी शामिल है जिसकी मार्केट वैल्यू अंदाजन 8 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए मालियत की एक गाड़ी, 55 लाख रुपए मालियत की 2021 मॉडल की सुपर बाइक और 8 करोड़ रुपए की एक और गाड़ी भी इस शख्स की मिल्कियत में है। खबर के मुताबिक ये टैक्स पेयर 12 जनवरी 2023 को रजिस्टर हुआ और माली साल 2023 में उसने सिर्फ 2 मोटरसाइकिल जाहिर की जिनमें से एक मोटरसाइकिल 1 करोड़ 42 लाख रुपए की थी और दूसरी 92 लाख रुपए की थी और उस शख्स के जाहिर करदा असासों की कुल मालियत 3 करोड़ 12 लाख 80 हज़ार रुपए बनती थी जबकि माली साल 2024 में इन दोनों में से एक मोटरसाइकिल जाहिर की गई मगर दूसरी मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं था। खबर के मुताबिक तहकीकात से जाहिर होता है कि इस शख्स ने अपने असल नजर आने वाले असासों का बहुत थोड़ा हिस्सा जाहिर किया और छुपाई गई गाड़ियों की खरीदारी के जराये भी नहीं बताए और ये पैटर्न वाज़ेह तौर पर टैक्स चोरी को जाहिर करता है। खबर के मुताबिक तीसरे केस में छुपाए गए असासों की मालियत तकरीबन 62 करोड़ 40 लाख रुपए है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स की मिल्कियत में 19 नई मॉडल की गाड़ियाँ पाई गई हैं जिनकी मजमूई मालियत 62 करोड़ 40 लाख रुपए है मगर इस शख्स ने माली साल 2020 में 10 लाख रुपए की सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की। इसी तरह माली साल 2021, 2022 और 2023 में इस शख्स ने 30 लाख रुपए से कुछ ज़ायद कीमत की एक गाड़ी जाहिर की जबकि 2024 में किसी गाड़ी की मिल्कियत ही जाहिर नहीं की। FBI ने सबूत हासिल किए हैं कि इस शख्स के पास स्पोर्ट्स कारें, लग्जरी SUVs, ऑफ रोड ट्रक्स, मोटरसाइकिलें और ATV शामिल हैं मगर FBI के मुताबिक इनमें से कोई भी गाड़ी इस शख्स के वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल नहीं है। खबर के मुताबिक FBI के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल के इंचार्ज से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि इन मुमकिना टैक्स डॉजर्स के खिलाफ तहकीकात जारी हैं ताहम टैक्स कवानीन के तहत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं की जा सकती। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा इसराइल ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करके फिर कह दिया है कि वो फिर सीज़ फायर की पाबंदी करेगा। क्या हो रहा है तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कल इसराइली फोर्सेज ने हमास पर अपने फौजियों को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गजा में ट्रंप इंतजामिया की कोशिशों से कायम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर दी और जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए जिनमें कम से कम 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने और इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर सीज़ फायर की पाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। इन हमलों के तकरीबन 10 घंटे बाद इसराइली फोर्सेज ने एक बयान में कहा कि सियासी क़यादत की हिदायत और अहम हमलों के सिलसिले के बाद इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी की दोबारा पाबंदी शुरू कर दी है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली फ़ौज जंगबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखेगी और मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल देगी। गजा में फ़िज़ाई हमलों से पहले इसराइली फ़ौज ने हमास पर अपने फ़ौजियों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद कर दिया था और कहा था कि इन हमलों में उसके 2 फ़ौजी हलाक हुए थे मगर हमास ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी थी। इस हवाले से हमास के मिलिट्री विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा कि हमें रफ़ा के इलाके में किसी भी झड़प या वाक़े की कोई इतला नहीं है और ये इलाके काबिज़ इसराइली फ़ौज के कंट्रोल में हैं और वहाँ मौजूद बाकी ग्रुप से हमारा राब्ता मार्च में जंग दोबारा शुरू होने के बाद से मुनक़ता है। जबकि कल रात को सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि
कि बागी जंगजू इन हमलों में मुलविस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमास की क़यादत का इन हमलों में कोई किरदार ना हो। What's your reaction to Israel strikes on Gaza today? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. And as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. इस सारी सूरत हाल में अब गजा में एक बार फिर आर्जी तौर पर जंगबंदी कायम है, मगर अभी भी हालात इंतहाई नाजुक हैं। लेकिन कल होने वाले फिजाई हमले इसराइल की जानिब से 10 अक्टूबर से कायम होने वाली जंगबंदी की पहली खिलाफवर्जी नहीं है। गजा की हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक 10 अक्टूबर को गजा में जंगबंदी के क़याम के बाद इसराइल ने तकरीबन 80 बार इसकी खिलाफवर्जी की है और इस दौरान कम अज़ कम 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 ज़ख्मी हो चुके हैं। सारी सूरत हाल में ट्रंप इंतज़ामिया ने जंग के खात्मे और सदर ट्रंप के अमन मुआहदे के अगले मराहिल पर बातचीत की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरड कुशनर इस सिलसिले में इसराइल पहुंच गए हैं। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की खबर के मुताबिक हालिया झड़पें जंगबंदी के बाद सबसे संगीन कशीदगी थी। ट्रंप इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि मजीद ऐसे वाक़यात ना हों जो इस मुआहदे के टूटने का सबब बन सकते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया के एक आला अहदेदार के मुताबिक हम जानते थे कि ये सब होने वाला है। जितनी देर तक उन्हें एक दूसरे पर हमला करने दिया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे पर हमले करेंगे। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने बताया कि इसराइल ने हमलों से पहले जंगबंदी की निगरानी करने वाले अमरीकी कमांड सेंटर के जरिए ट्रंप इंतज़ामिया को आगाह कर दिया था। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरड कुशनर ने इसराइली वजीर रॉन ड्रमर और दीगर हुकाम के साथ फ़ोन पर रब्ता किया ताकि मुआहदे के अगले इक़दामात पर बातचीत की जा सके। अमरीकी अहदेदार ने मजीद कहा कि अमरीका ने इसराइल पर जोर दिया कि वो मुतनासिब अंदाज में जवाबी कार्रवाई तो करे लेकिन साथ ही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी करे। अमरीका ने इसराइल से कहा कि उसकी तवज्जो जंग दोबारा शुरू करने के बजाय हमास को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों और इक़दामात की वजह से तनहा करने और गजा में तेज़ी से हमास के मुतबादिल की तैयारी की तरफ होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंग खत्म करने का मुआहदा सदर ट्रंप के लिए एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। ट्रंप इंतज़ामिया को महसूस होता है कि सूरत हाल बहुत नाजुक है और सिर्फ सख्त निगरानी ही इस कमज़ोर अमन को बरकरार रख सकती है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया गजा के अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर अपना कंट्रोल नुमाया तौर पर बढ़ाएगी ताकि ये मुआहदा ना टूटे। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगले 30 दिन बहुत अहम होंगे। अब हम इस बात के जिम्मेदार हैं कि गजा में मुआहदे पर अमल दरामद के दौरान क्या हो रहा है हम ही फैसला करेंगे। एक दूसरे अमरीकी अहदेदार ने कहा कि पिछले हफ्ते ट्रंप के दौरे के बाद से हमास और इसराइल दोनों ने ऐसे इक़दामात किए हैं जिनसे मुआहदे पर अमल दरामद के बारे में तशवीश पैदा हो गई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर इस हफ्ते इसराइल पहुंचने वाले हैं ताकि मुआहदे के अगले मरहले पर अमल दरामद को आगे बढ़ाया जा सके। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अब यहाँ से असल काम शुरू होता है। अमरीकी अहदेदार ने जोर देते हुए कहा कि इस अमल की कामयाबी के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बल्दियाती निज़ाम जलाना जानते हों, जो पानी और निकासी के प्लांट बनाना और चलाना जानते हों, यानी मकामी हुकूमत के लोग। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए भी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। एक और अहम मसला ये है कि गजा में सीमेंट कैसे दाखिल होने दी जाए, जबकि इस बात को यकीनी भी बनाया जाए कि ये हमास के हाथ ना लगे क्योंकि हमास ने पहले इस मवाद को सुरंगों के लिए इस्तेमाल किया है। अमरीकी अहदेदार ने मजीद बताया कि अगर हमास ने जंगबंदी की मजीद खिलाफ वर्जी की तो अमरीका इसराइल के उन इक़दामात की हिमायत कर सकता है जिनके ज़रिए वो गजा के कुछ हिस्सों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनी ऐसे इलाकों में रह सकें जो हमास के कब्ज़े में ना हों। यानी अमरीका का झुकाव अभी तक इसराइल की तरफ नज़र आता है। दूसरी जानिब मिस्र में आज हमास और मुज़ाकरात में सालिसी करने वाले मुमालिक कतर और मिस्र के हुक्काम की अहम मुलाकात भी मुतवक्के है जिसमें जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों समेत आगे के लाए अमल पर बातचीत होगी। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक एक जरिए ने बताया है कि हमास का एक वफ्द आज काहिरा में कतर और मिस्र के हुक्काम से मुलाकात करेगा ताकि गजा में जारी नाजुक जंगबंदी के तसलसल पर बातचीत की जा सके। हमास के रहनुमा खलील हया की सरबराही में वफ्द इतवार को गजा में होने वाले इसराइल के फ़िज़ाई हमलों पर बात करेगा। ये वफ्द मिस्री हुक्काम से मिस्र की मेज़बानी में होने वाले इंट्रा पैलेस्टीनियन डायलॉग पर भी गुफ्तगू करेगा जिसका मकसद फ़लस्तीनी ग्रुप्स में इत्तेहाद पैदा करना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें यकीन दहानी करा दी है कि अब भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। कल अपने सदारती जहाज़ एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया कि मेरी भारत के वज़ीर आज़म मोदी से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the
Russian oil thing, so that's it. But why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. सदर ट्रंप बार बार वज़ीर आज़म मोदी से मुताल्लिक ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मोदी खुद इस मामले पर मुसलसल खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि भारत की वज़ारत ख़ारजा भी मुबहम बयान दे रही है। इससे पहले 15 अक्टूबर को जब ट्रंप ने यही बात कही थी तो भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने वजाहत की थी कि मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। ताहम उन्होंने अपने बयान में ट्रंप के इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की कि मोदी ने ट्रंप को रूसी तेल की खरीदारी रोकने की यकीन दहानी कराई है। इस सूरत हाल पर भारत में अपोजिशन की जानिब हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है, जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी भारत और अमेरिका के दरमियान तवील तिजारती मुज़ाकरात में तनाज़े की अहम वजह रही है और भारतीय अशिया पर लगाए गए ट्रंप के 50% टैरिफ्स में से निस्फ रूसी तेल की खरीदारी के रद्द-ए-अमल में लगाए गए थे। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि तेल की आमदनी रूस की यूक्रेन में जारी जंग को माली मदद फराहम करती है। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पाबंदियां लगाने और रूसी तेल खरीदने से इनकार के बाद भारत रियायती निर्खों पर समंदरी रास्ते से रूसी तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। एक भारतीय सरकारी ओहदेदार ने हफ्ते को बताया कि भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में जारी हैं। भारतीय सरकारी ओहदेदार ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात के लिए अमेरिका में मौजूद भारतीय वफ़द भारत वापस आ गया है, लेकिन उन्होंने मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। जुमेरात को एक अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि भारत ने रूसी तेल की खरीदारी निस्फ कर दी है, लेकिन भारतीय ज़राए का कहना है कि अभी तक किसी फौरी कमी के आसार नहीं देखे गए। ज़राए के मुताबिक भारतीय रिफाइनरीज ने नवंबर के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं, जिनमें कुछ दिसंबर में पहुंचने वाले कार्गोज भी शामिल हैं। इसलिए खरीदारी में कमी का असर दिसंबर या जनवरी के इंपोर्ट नंबर्स में नजर आ सकता है। कमोडिटी डेटा फर्म केपलर के अंदाजों के मुताबिक भारत की रूसी तेल की इंपोर्ट्स इस माह तकरीबन 20% बढ़कर रोजाना 19 लाख बैरल्स तक पहुंचने वाली हैं, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद रूस ने अपनी रिफाइनरीज पर होने वाले नुकसान के जवाब में तेल की एक्सपोर्ट में इजाफा कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।